Hello everyone, this is part 2 of chapter India after independence. So let's start with the topic how were states to be formed. इंडिया में स्टेट्स किस तरह से बनाई जाएं. बैक इन द 1920s, अगर हम 1920 से ही पीछे से ही देखें, द इंडियन नेशनल कांग्रेस द मेन पार्टी ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल. इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में एक मेन पार्टी रही थी. हैड promised that once the country won independence, each major linguistic groups would have its own province. मीन्स उन्होंने प्रॉमिस किया था. किसने? द इंडियन नेशनल कांग्रेस ने. यस, प्रॉमिस किया था कि जब भी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिलेगी तो हम लोग जो भी स्टेट हैं वो मीन्स जो भी प्रोविंसेस स्टेट्स हैं वो लिंग्विस्टिक ग्रुप बनेंगे. मीन्स भाषा के आधार पर ये ग्रुप्स बनाए जाएंगे. However, after independence, the Congress did not take any step to honor this promise. But जब हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिली तो कांग्रेस पार्टी ने बोला अपने प्रॉमिस के चलते ऐसा कोई भी स्टेप नहीं उठाया. फॉर इंडिया हैड बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. क्यों? क्योंकि इंडिया बहुत सारे रिलीजन के बेसिस पे डिवाइडेड था. डिस्पाइट द विशेस एंड efforts of Mahatma Gandhi, freedom and had come not to one nation but two. अब इसमें क्या था कि महात्मा गांधी की इच्छा के अगेंस्ट फ्रीडम जो हम लोगों को मिली वो कोई एक नेशन को नहीं मिली, बट इसके दो पार्ट हो गए. As a result of the partition of India, more than 1 million people had been killed in riots between Hindus and Muslims. और पार्टीशन जो इंडिया की हुई मीन्स इंडिया और पाकिस्तान जो बने, तो इसमें बहुत सारे मीन्स लाखों लोग बोला इस पार्टीशन में मारे गए, चाहे वो हिंदू थे या मुस्लिम थे. Could the country afford further divisions on the basis of language? तो क्या बोला इन नेशनलिस्ट ने ये सोचा कि क्या अगर हम लैंग्वेज के बेस पे डिवीजन करते हैं तो क्या कंट्री हमारी इन चीजों के लिए फिर से तैयार होगी. मींस इस अगेन डिवीजन के लिए फिर से तैयार होगी. बोथ Prime Minister Nehru and Deputy Prime Minister Vallabhbhai Patel were against the creation of linguistic states. हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल दोनों ही इंडिया को एक लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने के फेवर में नहीं थे. आफ्टर द पार्टीशन, और पार्टीशन के बाद नेहरू सेड डिस्ट्रप्टनिस्ट टेंडेंसीज हैड कम टू द फोर. और नेहरू जी ने क्या कहा कि पार्टीशन के बाद हमारी कंट्री में कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाले लोग सिर उठा रहे हैं. टू चेक देम द नेशन हैड टू बी स्ट्रांग एंड यूनाइट. और उनके ऊपर चेक रखने के लिए हमारे नेशन को स्ट्रांग और यूनाइट होना पड़ेगा. और एज पटेल पुट इट, वरना जैसा कि पटेल ने कहा है, द फर्स्ट एंड लास्ट नीड ऑफ इंडिया एट द प्रेजेंट मोमेंट इज दैट इट शुड बी मेड अ नेशन. पटेल जी ने क्या कहा है कि अब इस समय प्रेजेंट टाइम पे इंडिया के लिए पहली और लास्ट नीड क्या है कि इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना है. Everything which helps the growth of nationalism has to go forward, and everything which throws obstacles in its way has to be rejected. और जो भी चीज इंडिया की ग्रोथ में, उसके नेशनलिज्म की ग्रोथ में जरूरी है वो चीज आगे आएगी, और जो उसके रास्ते में ऑब्स्टेकल्स पैदा करेगा उसे हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा. We have applied this test to linguistic provinces. और यही बात हम लोगों को linguistic provinces के लिए भी करनी पड़ेगी. मीन्स हम लैंग्वेज के आधार पर जो है वो अपनी स्टेट्स को नहीं बांट सकते. एंड बाय दिस टेस्ट, in our opinion,
they cannot be supported. और इसी ओपिनियन को सामने रखते हुए हम लोग ऐसा नहीं, इस लिंग्विस्टिक प्रोविंस स्टेट बनाने की राय को हम लोग सपोर्ट नहीं कर सकते. That the Congress leaders would now go back on their promise created great disappointment. Yes, अब कांग्रेस के लीडर्स अपने वायदे से पीछे हट चुके थे, जो कि लोगों के बीच में बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट कर रहा था. The Kannada speakers, Malayalam speakers, the Marathi speakers had all looked forward to having their own state. कन्नड़ स्पीकर्स, मलयालम स्पीकर्स और मराठी स्पीकर्स लोग जो थे वो सारे के सारे अपने एक स्टेट का बनने का इंतजार कर रहे थे. द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेस्ट्स हाउएवर केम फ्रॉम द तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ व्हाट वाज द मद्रास प्रेसिडेंसी. यस, और सबसे ज्यादा जो बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेस्ट हुआ वो तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ, जहां पे तेलुगु लैंग्वेज बोली जाती थी, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी के अंडर आती थी. When Nehru went to campaign there during the general elections of 1952, जब नेहरू जी मद्रास प्रेसिडेंसी में अपने जनरल इलेक्शन की प्रमोशन के लिए, कंपेनिंग के लिए 1952 में जो होने थे उसके लिए वहां पे गए, ही वॉज मेट विद ब्लैक फ्लैग्स. तो वहां पे उनका काले झंडों के साथ स्वागत किया गया. एंड स्लोगन्स डिमांडिंग वी वॉन्ट आंध्रा, और इवन बोला वहां पे हमें आंध्रा चाहिए, हमें आंध्रा चाहिए, ऐसे नारे भी लगाए गए. इन अक्टूबर ऑफ दैट ईयर, और उसी साल अक्टूबर में a veteran Gandhian named Potti Shriramullu went on a hunger strike demanding the formation of Andhra state to protest the interest of Telugu speakers. और उसी साल एक अक्टूबर मंथ में एक वृद्ध जो गांधी जी के ही फॉलोअर थे, उनका नाम था पोटी श्रीरामुल्लू, वो इसी डिमांड के चलते वो स्ट्राइक पे, हंगर स्ट्राइक पे बैठे और बोला वहां पे फॉर्मेशन ऑफ आंध्रा स्टेट, यस, कि आंध्रा एक अलग स्टेट बननी चाहिए. और ये तेलुगु स्पीकर्स लोगों के बिहाफ में ये प्रोटेस्ट कर रहे थे. एज द फास्ट वेंट ऑन, और जैसे जैसे उनका ये हंगर स्ट्राइक मीन्स उनका ये फास्ट चलता गया, इट अट्रैक्टेड मच सपोर्ट, और इनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ते गए, मीन्स बहुत सारे लोगों ने इस चीज को सपोर्ट करना शुरू किया. हड़ताल्स एंड बंद्स वर ऑब्जर्व्ड इन मैनी टाउन्स, और उस टाइम पे हड़ताल्स और बंद्स जो थे वो बहुत सारे टाउन्स में ऑब्जर्व किए गए. 15 December 1952, 58 days into his fast, पोटी श्रीरामुल्लू died. 15 दिसंबर 1952 की बात है. 58 डेज अपने अनशन के बाद पोटी श्रीरामुल्लू की डेथ हो गई. एज अ न्यूज़पेपर, और अगर हम न्यूज़पेपर की रिपोर्ट देखें तो द न्यूज ऑफ द पासिंग अवे ऑफ श्रीरामुल्लू एनगल्फ्ड एंटायर आंध्रा इन चोज, और श्रीरामुल्लू की डेथ ने पूरे आंध्र प्रदेश को शोक में घेर लिया. द प्रोटेस्ट वर सो वाइड स्प्रेड, और ये प्रोटेस्ट इतना वाइड स्प्रेड हो चुका था, एंड इंटेंस दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज फोर्स टू गिव इन टू द डिमांड, कि इसके चलते सेंट्रल गवर्नमेंट को उनकी डिमांड को मानना ही पड़ा. Thus, on 1st October 1953, प्लीज अंडरलाइन दिस लाइन, कि आंध्र प्रदेश जो है वो स्टेट कब बनी, तो डेट इज 1st October 1953. The new state of Andhra came into being, which subsequently became Andhra Pradesh. Yes, 1st October 1953 को आंध्र प्रदेश जो है वो एक भाषा के आधार पर फर्स्ट टाइम आंध्र प्रदेश एक अलग स्टेट बनी, मीन्स पहली स्टेट बनी इंडिया की. आफ्टर द क्रिएशन ऑफ आंध्रा, other linguistic communities also demanded their
own separate states. But आंध्र प्रदेश जब एक अलग स्टेट, आई मीन टू से फर्स्ट स्टेट इंडिया की बनी एक लिंग्विस्टिक बेस के ऊपर, तो बाकी लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज ने भी अपनी सेपरेट स्टेट बनाने के लिए बोलना शुरू कर दिया. A state recognition commission was set up, which submitted its report in 1956. अब स्टेट्स रिकॉग्नाइजेशन कमीशन जो था वो सेटअप हुआ, और जिसने अपनी सबसे पहली रिपोर्ट जो थी वो 1956 में सबमिट की, recommending the redrawing of district and provincial boundaries to form compact provinces of Assamese, Bengali, Uriya, Tamil, Malayalam, Kannada and तेलुगु स्पीकर्स रिस्पेक्टिवली. अब इस कमीशन ने एक सुझाव दिया कि ये जितनी भी अलग प्रोविंसेस स्टेट्स हैं जो लैंग्वेज के आधार पे हैं, मींस असम, बंगाली, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ एंड तेलुगु, जहाँ पे ये बोली जाती हैं भाषाएं, अगर ये लैंग्वेज के आधार पर अगर अलग अलग स्टेट्स हैं तो इनके लिए अलग अलग स्टेट बनाने के उद्देश्य से इनकी बाउंड्रीज अलग अलग तय की जाएं. द लार्ज हिंदी स्पीकिंग रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया वॉज ऑल्सो टू बी ब्रोकन अप इंटू सेवरल स्टेट्स. अब जहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंदी बोली जाती थी, मीन्स नॉर्थ इंडिया में, तो यहाँ पे भी बहुत सारी स्टेट्स बना दी गई. A little later in 1960, और थोड़े ही टाइम के बाद 1960 में, the bilingual states of Bombay was divided into separate states of Marathi and Gujarati. Yes, ये एक ऐसी स्टेट थी जो एक ही थी, मींस महाराष्ट्र एक ही था, गुजरात और महाराष्ट्र. तो इसमें दो लैंग्वेज बोली जाती थी, एक थी मराठी और दूसरी गुजराती. अब इन दोनों स्टेट्स को भी अलग कर दिया गया, मींस एक मराठी जहां पे ज्यादा लोग बोलते थे उसको महाराष्ट्र में डिवाइड कर दिया, और जहां पे गुजराती बोली जाती थी वो गुजरात स्टेट में कर दिए गए. In 1966, the state of Punjab was also divided into Punjab and Haryana. Please underline all these things कि पंजाब और हरियाणा पहले एक ही प्रोविंस थी, तो अब 1966 में पंजाब और हरियाणा को भी अलग अलग कर दिया गया. द फॉर्मर फॉर द पंजाबी स्पीकर्स हु वर ऑल्सो मोस्टली सिख्स. यस, जहां पे पंजाबी बोली जाती थी, मोस्टली जो सिख लोग थे वो पंजाब में ऐड कर दिए गए. द लेटर फॉर द रेस्ट हु स्पोक नॉट पंजाबी बट वेरियस वर्जन ऑफ हरियाणवी और हिंदी, और जो हरियाणवी और हिंदी बोलने वाले लोग थे उनको हरियाणा की तरफ शिफ्ट कर दिया गया. नेक्स्ट इज प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट. यस, आफ्टर इंडिपेंडेंस हम ये प्लान करने लगे कि इंडिया को किस तरह से डेवलप करवाया जाए. लिफ्टिंग इंडिया एंड इंडियंस आउट ऑफ पॉवर्टी, और किस तरह से इंडिया और इंडियंस को पॉवर्टी से ऊपर उठाया जाए, मींस गरीबी से ऊपर उठाया जाए. एंड बिल्डिंग अ मॉडर्न टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल बेस वर अमंग द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द न्यू नेशन. अब नए नेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बातें क्या थी कि मॉडर्न टेक्निक्स को लाया जाए और इन कंट्री में किस तरह से इंडस्ट्रीज को बढ़ाया जाए. In 1950, please underline this line also. In 1950, the government set up a planning commission to help design and execute suitable policies for economic development. अब 1950 में गवर्नमेंट ने एक इसके लिए कि इंडिया को किस तरह से प्रोग्रेस करवाया जाए, यस, मीन्स उसके जो एग्जीक्यूटिव सुटेबल पॉलिसीज की तरह से बनाई जाएं, उसकी इकोनॉमी डेवलप किस तरह से करवाई जाए, मींस उसको किस तरह से संपन्न बनाया जाए, इसके लिए उन्होंने 1950 में एक प्लानिंग कमीशन बनाया. There was a broad agreement on what was called a mixed economy model, और
यहाँ पे एक बहुत बड़े एग्रीमेंट पे सहमति हुई कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल पे काम करेगी। अब देखो मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है। हियर बोथ द स्टेट एंड द प्राइवेट सेक्टर वुड प्ले इंपॉर्टेंट एंड complementary roles in increasing production and generating jobs. Yes, mixed means state or private sector, means government और private sector. Yes, वो लोग दोनों मिलके इंडिया में प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे और नई नई जॉब्स को जनरेट करेंगे. What specifically these roles were to be. अब हम लोगों ने ये देखना है कि ये मेन क्या रोल थे. विच इंडस्ट्री शुड बी इनिशिएटेड बाय द स्टेट एंड विच बाय द मार्केट. मार्केट मीन्स प्राइवेट कंपनीज जस्ट लाइक. यस, अब हम लोगों को ये देखना था कि स्टेट मीन्स कंट्री या सेंट्रल गवर्नमेंट किन इंडस्ट्रीज को आगे लाएगी और किन इंडस्ट्रीज को मार्केट मीन्स प्राइवेट कंपनी सामने रखेंगी. How to achieve a balance between the different regions and states. अब किस तरह से बैलेंस बनाया जाएगा डिफरेंट रीजन्स में और डिफरेंट स्टेट्स में, was to be defined by the planning commission. और यही प्लानिंग कमीशन को डिफाइन करना था. In 1956, the second 5-year plan was formulated. In 1956 सेकेंड 5-year प्लान जो था वो बनाया गया. This focused strongly on the development of heavy industries such as steel and on the building of large dams. और ये जो प्लान था वो फोकस किया गया किसके डेवलपमेंट के लिए, हैवी इंडस्ट्रीज के लिए, मींस जस्ट लाइक स्टील इंडस्ट्रीज के लिए. और इसमें बहुत सारे लार्ज डैम बनाने के बारे में भी बोला गया. These sectors would be under the control of the state. और इस सेक्टर को मीन्स 5-year प्लान वाली जो ये फॉर्मुलेशन हुई तो इसमें बोला गया कि ये सब बातें जो हैं वो गवर्नमेंट के अंडर काम करेगी. This focus on heavy industry and the effort at state regulation of the economy was to guide economic policy for the next few decades. अब ये जो जिस स्कीम पे फोकस किया जा रहा था हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर, और जो भी स्टेट ने रेगुलेशन बनाए किसके लिए, इकोनॉमी के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था के लिए. यस, तो ये सारी चीजें जो थी वो कुछ नेक्स्ट डिकेड्स मीन्स कुछ 10 सालों के से भी ज्यादा टाइम तक फोकस की गई. दिस अप्रोच हैड मैनी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स. और इस काम के बहुत ज्यादा लोग सपोर्टर भी थे, बट ऑल्सो सम वोकल क्रिटिक्स. बट इसमें कुछ उनका ऑब्जेक्शन करने वाले लोग भी थे जो बर्वली उनका ऑब्जेक्शन कर रहे थे. नेहरू ऑन द 5-year प्लान्स. नेहरू जी के 5-year प्लान्स के ऊपर विचार. Prime Minister Jawaharlal Nehru was a great supporter of the planning process. Yes, Prime Minister Jawaharlal Nehru जो थे वो प्लानिंग प्रोसेस के एक ग्रेट सपोर्टर थे. He explained the ideals and purposes of planning in a series of letters he wrote to the chief ministers of the different states. Yes, उन्होंने अपने बातों को अपने लेटर्स में एक्सप्लेन किया कि प्लानिंग कमीशन जो है उसके क्या आइडियल्स हैं और क्या पर्पसेस हैं. और ये लेटर जो थे वो इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को लिखे गए. इन अ लेटर ऑफ 22 December 1952 he said that behind the first 5-year plan lies the conception of India's unity and of a mighty cooperative efforts of all the peoples of India. Yes, उनका कहना था कि ये जो फर्स्ट 5-year प्लान है उसमें लोगों की इसका क्या आइडियाज हैं, क्या आइडियल हैं कि ये लोगों की यूनिटी और कोऑपरेशन वाली बात को पूरे इंडिया के लोगों में बताएगा.
वी हैव टू रिमेंबर ऑलवेज दैट, और हमें इस बात को हमेशा याद रखना है दैट इट इज नॉट merely द गवर्नमेंटल मशीनरी दैट काउंट्स इन ऑल दिस। और हमें ये क्या याद रखना है कि सिर्फ भारत सरकार ही ऐसी नहीं है जो इन कामों को करेगी, बट even more so the enthusiasm and cooperation of the people। और इसमें लोगों का उत्साह और लोगों की कॉपरेशन की सबसे बड़ी बात है। Our people must have the sensation of partnership in a mighty enterprise of being fellow travelers towards the next goal that they and we have set before us। हमारे देश के लोगों का ये उत्साह और ये उनकी पार्टनरशिप उनके अगले आने वाले गोल को सेट करेगी। द प्लान में बी and has to be based on the calculations of economists, statisticians and the like, but figures and statistics। हालांकि बोला कि हमारा ये जो प्लान है वो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट की कैलकुलेशंस पे और स्टैटिस्टिशियंस जितने भी होंगे, स्टैटिस्टिक्स मींस जो भी कैलकुलेशन का काम करेंगे उनकी योजनाओं के आधार पर होगा, उनके फिगर्स के, उनके स्टैटिक्स के आधार पर होगा। बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बातें जो हैं वो स्कीम को एक लाइफ नहीं दे सकती। मींस ये काम स्कीम तब तक पूरा नहीं कर सकती जब तक लोगों का सहयोग ना हो। दैट breath of life comes in other ways, and it is for us now to make this plan, which is enshrined in gold print, sometime living, vital and dynamic, which captures the imagination of the people। कोई भी प्लान तब तक जीवन जैसा काम नहीं कर सकता, मीन्स तब तक अपना पूरा काम नहीं कर सकता जब तक लोगों का साथ ना हो। जीवन में जान कहीं और से आती है। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस प्लान में मीन्स इन 5 ईयर प्लान्स में किस तरह से जान डाली जाए और इन प्लान्स को किस तरह से एक डायनेमिक चेंज दी जा सके ताकि लोगों की सारी इच्छाएं पूरी हो, उनकी इमेजिनेशन जो है वो सबकी सक्सेसफुल हो। Some felt that it had put inadequate emphasis on agriculture। कुछ लोगों का मानना था कि एग्रीकल्चर को इन प्लान्स में अनदेखा किया गया है। Others argued that it had neglected primary education। कुछ का मानना था, कुछ लोगों ने ये आर्ग्यू किया कि यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन को निग्लेक्ट किया गया है। Still others believed that it had not taken account on the environmental implications of economic policies। और बोला इन इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंडर इन एनवायरमेंटल सिचुएशंस को नहीं देखा गया है, नहीं समझा गया है। As Mahatma Gandhi's flower Meera Behan wrote in 1949, by science and machinery he, mankind, may get huge returns for a time, but ultimately will come dissolution। मीन्स मीराबाई बेन जो कि गांधी जी की ही अनुयायी थी, उन्होंने 1959 में अपनी बुक में लिखा कि साइंस और मशीनरी जो है वो मैनकाइंड के लिए थोड़े टाइम के लिए तो बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है, बट बाद में ये हमें नुकसान ही पहुंचाती है। वी हैव गॉट टू स्टडी नेचर्स बैलेंस। हम लोगों को नेचर बैलेंस के बारे में स्टडी करनी चाहिए एंड डेवलप आवर लाइफ्स विद इन हर लॉस। और हमें नेचर के अकॉर्डिंग ही अपने जीवन को जीना चाहिए। इफ वी आर टू सर्वाइव, अगर हम लोगों को सर्वाइव करना है एज अ फिजिकली हेल्थी एंड मॉरली डिसेंट स्पीसीज। The search for an independent foreign policy after 1947 when we got our freedom, उसके बाद हम लोगों ने
इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज के बारे में सर्च करना शुरू किया कि हमारी विदेशों के साथ किस तरह की पॉलिसी रहेंगी. इंडिया गेन्ड फ्रीडम सून आफ्टर द डिवास्टेशंस ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. इंडिया को फ्रीडम जो थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तबाही के बाद मिली. So at that time, a new international body, the United Nations, formed in 1945, was in its infancy. और उसी टाइम पे 1945 में एक न्यू इंटरनेशनल बॉडी भी फॉर्म हुई जो थी यूनाइटेड नेशंस. और उस टाइम पे ये और इंटरनेशनल बॉडी जो थी वो अभी अपने चाइल्डहुड लेवल पे थी, स्टेज पे थी. मीन्स अभी ये नई नई पैदा ही हुई थी. The 1950s and 1960s saw the emergence of the Cold War. Yes, और थोड़े ही टाइम के बाद 1950s और 1960s के बीच में पूरे वर्ल्ड में कोल्ड वॉर भी स्टार्ट हो गया. दैट इज, अब ये कोल्ड वॉर क्या था? दैट इज पावर rivalries and ideological conflicts between the USA and the USSR, with both countries creating military alliances. अब कोल्ड वर्ल्ड वॉर क्या था? ये कोल्ड वॉर क्या थी? ये यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हो रही थी. और ये क्या था? आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था. मीन्स दोनों के पावर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था ये. और दोनों ही कंट्रीज ने अपनी मिलिट्री गठबंधन, जिसको सैनिक गठबंधन मीन्स मिलिट्री अलायंसेस को बनाना शुरू कर दिया था. दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन colonial empires were collapsing and many countries were attaining independence. और ये वो टाइम भी था जब बहुत सारी जो colonial empires थे वो खत्म हो रहे थे. यस, जैसे हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज थी, कॉलोनियल पावर थी. तो हमारी कंट्री में भी जब हमें आज़ादी मिली तो हमें कॉलोनियल एम्पायर से फ्रीडम मिल गई. गॉट इट? तो पूरे वर्ल्ड में जिन जिन कंट्रीज के ऊपर कॉलोनियल एम्पायर्स थे वो खत्म हो रहे थे और बहुत सारी कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिल रही थी. प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, हु वॉज ऑल्सो द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया. Prime Minister Jawaharlal Nehru, he was the first Prime Minister of India, and also he was on the post of Foreign Minister. Clear? So उस टाइम पे बोला इन्होंने अब नई पॉलिसीज, फॉरेन मिनिस्टर की पोस्ट पे होते हुए इन्होंने नई पॉलिसीज के बारे में, फॉरेन पॉलिसीज के बारे में सोचना शुरू कर दिया था. Developed free India's foreign policy in this context. Yes, so non-alignment formed the bedrock of this foreign policy. और ये जो नॉन अलाइनमेंट थी, गुट निरपेक्षता थी, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की बेसिक पॉलिसी उस टाइम पे बनी. लेड बाय स्टेट्समैन फ्रॉम इजिप्ट, यूगोस्लाविया, Indonesia, Ghana, and India, the non-aligned movement urged countries not to join either of the two major alliances. Yes, इन जो भी ये देश हैं जैसे कि इजिप्ट, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और इंडिया, यस, इन देशों के पॉलिटिशियन ने नॉन अलाइंड मूवमेंट के अंडर ये वर्ल्ड के दूसरे देशों से कहा कि इन दोनों मिलिट्री अलायंसेस से दूर ही रहें. क्लियर? बट दिस पॉलिसी ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम अलायंस वाज नॉट अ मैटर ऑफ रिमेनिंग आइसोलेटेड और न्यूट्रल. यस, परंतु दूर रहने का मतलब ये नहीं कि इन दोनों कंट्रीज से, मीन्स यूएसए और यूएसएसआर की मिलिट्री अलायंस से बिल्कुल अलग थलग ही हो जाएं या फिर बिल्कुल न्यूट्रल ही हो जाएं. द फॉर्मर मीन्स रिमेनिंग अलूफ फ्रॉम वर्ल्ड अफेयर्स, whereas non-aligned countries such as India played an active role in mediating between the American and Soviet alliances. Yes, अलग थलग रहने का मतलब ये था
कि इन देशों को बार बार बोला जा रहा था, जो नॉन अलाइंड कंट्रीज थी, कि जो इंटरनेशनल लेवल की पॉलिसीज हैं इन दोनों कंट्रीज की, उसके बीच में इंटरफियर ना करें, मींस अमेरिकन और सोवियत अलायंसेस की। और इसमें भारत अपनी एक अलग इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था इन दोनों कंट्रीज के बीच में सुलह करवाने की। यस, दे ट्राई टू प्रिवेंट वॉर, और ये सारी कंट्रीज इस वॉर को खत्म करना चाहती थी, ओफन टेकिंग अ ह्यूमैनिटेरियंस एंड मॉरल स्टैंड अगेंस्ट द वॉर। और ये सारी कंट्रीज इस वॉर के अगेंस्ट एक ह्यूमैनिटेरियन और एक मॉरल स्टैंड ले रही थी। मानवता और एक मॉरल स्टैंड जो था वो इन दोनों कंट्रीज के वॉर के अगेंस्ट लिए जा रहे थे। However, for one reason or another, many non-aligned countries, including India, got involved in wars. But कई कारणों के वजह से इंडिया और नॉन अलाइंड कंट्रीज को भी इस वॉर में इस वॉर में इन्वॉल्व भी होना पड़ा और बहुत कुछ सहन भी करना पड़ा। By the 1970s, a large number of countries had joined the non-aligned movement, but 1970 तक बहुत सारी कंट्रीज जो थी, वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज नॉन अलाइंड मूवमेंट में शामिल हो चुकी थी। द नेशन 60 years on. On 15 August 2007, India celebrated 60 years of its existence as a free nation. 15 अगस्त 2007 तक इंडिया अपने 60 वर्ष स्वतंत्रता के मना चुका है। हाउ वेल हैज द कंट्री डन इन दिस टाइम, और अब तक हम लोगों ने किस तरह का प्रदर्शन दिया है, एंड टू व्हाट एक्सटेंट हैज इट फुलफिल्ड द आइडियल्स सेट आउट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, और अब तक हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से आइडियल सेट किए हैं। दैट इंडिया इज स्टिल यूनाइटेड, और आज दिन तक हम लोग क्या हैं, यूनाइटेड हैं, एकता में बंधे हुए हैं। एंड दैट इट इज स्टिल डेमोक्रेटिक, और आज तक हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। आर अचीवमेंट्स दैट वी माइट जस्टली बी प्राउड ऑफ, और हमारी ये अचीवमेंट्स जो हैं वो हमें एक प्राउड फील करवाती हैं। मैनी फॉरेन ऑब्जर्वर्स हैड फेल्ट दैट इंडिया कुड नॉट सर्वाइव एज अ सिंगल कंट्री। बहुत सारे, जब हम लोग फ्री हुए थे, हम लोगों ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जो था वो अडॉप्ट किया था, तब बहुत सारे फॉरेन ऑब्जर्वर्स ने बोला था कि इंडिया जो है वो एक सिंगल कंट्री बड़े दिनों तक ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। दैट इट वुड ब्रेक अप इनटू मैनी पार्ट्स, ये थोड़े ही टाइम के बाद क्या हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा। with each region or linguistic group seeks to form a nation of its own. क्यों? क्योंकि यहाँ पे different type of region, different type of language थी, तो उनका मानना था कि ये थोड़े ही टाइम के बाद ये different region और linguistic groups में change हो जाएगा। Others believed that it would come under military rule, और कुछ लोगों को तो ये पूरा विश्वास था कि ये थोड़े ही टाइम के बाद मिलिट्री रूल के अंडर हो जाएगी इंडिया। However, as many as 13 general elections have been held since independence, और 2007 तक लगभग बोला हमारे यहाँ पे 13 जनरल इलेक्शंस हो चुके हैं, यस, इंडिपेंडेंस से लेके, एज वेल एज hundreds of state and local elections, और इसमें hundreds जो थे वो स्टेट इलेक्शन हो चुके हैं, लोकल इलेक्शंस तो बहुत सारे हो चुके हैं। देयर इज अ फ्री प्रेस, अभी भी इंडिया में एक फ्री प्रेस है, मीन्स हमारा जो है वो प्रेस मीन्स मास मीडिया, वो फ्री काम कर रहा है विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, एज वेल एज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और यहाँ तक कि हमारे कंट्री में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है।
Finally, the fact that people speak different languages or practices different faiths has not come in the way of national unity. और फाइनली हमारी कंट्री में चाहे कितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, चाहे कितने भी प्रैक्टिसेस हैं, मीन्स चाहे कितने भी रिलीजन हैं, कितनी भी डाइवर्सिटी हैं, आई मीन टू से, बट हमारा देश आज दिन तक यूनाइट है. ऑन द अदर हैंड डीप डिविजन्स परसिस्ट. और अगर हम देखें दूसरे शब्दों में तो आज भी हमारी कंट्री में गहरे मतभेद हैं. डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज में ये हालांकि बोला गया है, द अनटचेबल्स और एज दे आर नाउ रेफर्स टू द दलित्स फेस वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन. कि अनटचेबल वैसे हमारी कंट्री में प्रोहिबिट है, बट फिर भी यहाँ पे क्या होता है कि अनटचेबल्स मीन्स जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, दलित लोग, आज भी वो वायलेंस का शिकार होते हैं और डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होती ही होती है. In many parts of rural India, they are not allowed access to water sources, temples, parks and other public places. अगर हम लोग अपने इंडिया के रूरल एरिया में देखें तो बोला बहुत सारी जगह में आज भी वो वाटर सोर्सेस को, टेम्पल्स को और पार्क्स को और अदर पब्लिक प्लेसेस को अपर कास्ट के लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते. एंड डिस्पाइट द सेकुलर आइडियल्स एनश्राइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और साथ में ही हमारे यहाँ पे सेकुलर आइडियल्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, मीन धर्मनिरपेक्षता को फॉलो करने के लिए बोला गया है. देयर हैव बीन क्लासेस बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स इन मैनी स्टेट्स, बट उसके पश्चात भी हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स हैं. हमारी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रिलीजियस ग्रुप हैं. ऑल above all, as many observers have noted, the gulf between the rich and the poor has grown over the years. और अगर हम इन ऊपर वाली सारी बातों को ध्यान में रखें तो ऑब्जर्वर का मानना है कि इनकी वजह से हमारी कंट्री में अमीर और गरीब के बीच में डिफरेंस जो है वो और ज्यादा बढ़ रहा है. Some parts of India and some groups of Indians have benefited a great deal from economic development. इसी के साथ भारत के कुछ भागों में और भारत के कुछ ग्रुप्स में जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ज्यादा फायदा हुआ है. They live in large houses and dine in expensive restaurants, send their children to expensive private schools and take expensive foreign holidays. Means ये जो अमीर लोग हैं ये बड़े बड़े घरों में रहते हैं, महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं और अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा फीस लेने वाले प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं एंड अपने फॉरेन हॉलीडेज स्पेंड करते हैं जहां पे ये खूब पैसा उड़ाते हैं. एट द सेम टाइम मैनी अदर्स कंटिन्यू टू लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन. और अगर उसी के साथ हम लोग देखें तो इंडिया में ऐसे लोग भी हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन पे भी अपना जीवन जी रहे हैं, हाउस्ड इन अर्बन स्लम्स or living in remote villages or lands that yield little they cannot afford to send their children to school. और अर्बन एरियाज में उनके घर स्लम एरिया में हैं और वो या तो फिर गांव में एक बिल्कुल रिमोट एरिया में जीवन जी रहे हैं, उनके पास जमीन नहीं है, यस, और अपनी छोटी सी इनकम से ही वो अपनी फैमिलीज को सर्व कर रहे हैं, यस. then they cannot afford to send their children to school. even वो लोग अपने बच्चों को स्कूल्स में भी नहीं भेज सकते क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है. द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस इक्वलिटी बिफोर द लॉ. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने तो लॉ के सामने हम लोगों को सभी को इक्वलिटी प्रोवाइड की है. But in real life, some Indians are more equal than others. Yes.
बट अगर हम लोग देखें तो रियल लाइफ में कुछ इंडियंस जो हैं वो दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा ही इक्वल हैं. Just by the standards it set itself at independence. The Republic of India has not been a great success. अगर हम लोग इस स्टैंडर्ड को जज करें तो हम लोग इंडिपेंडेंस तो पा चुके हैं, बट अगर हम लोग यहाँ देखें तो इंडिया में ज़्यादा इक्वलिटी अभी तक नहीं है. तो इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है, हैज नॉट बीन अ ग्रेट सक्सेस. मीन्स एज अ रिपब्लिक कंट्री हम लोगों को ज्यादा सक्सेस नहीं मिल पाई है, मीन्स इक्वलिटी नहीं मिल पाई है, बट इट हैज नॉट बीन अ फेल्योर इधर. बट अगर हम लोग देखें तो हमारी कंट्री जो है वो फेल भी नहीं हुई है, अपनी अचीवमेंट्स को पाने में फेल भी नहीं हुई है. वो एक रिपब्लिक कंट्री है, तो वो इस चीज में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी हुई है. सो दैट्स ऑल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.